हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने हिस्ट्री की डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी करा दी है। अगर बात करूँ मिडिवल इंडिया की, समकालीन भारत, तो मैंने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य भी पूरा करा दिया है। वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। साथ ही मैंने जनरल साइंस को लेकर भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम मोशन कर रहे हैं। मोशन के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर वो भी देखना चाहो तो देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन भी देखेंगे इसमें। और हम जो हमारा मगध साम्राज्य था उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो 3200 साल पहले भारत में ना ईरान से लोग आए थे। बेसिकली जो वैदिक सिविलाइजेशन में जो लोग हैं ना, तो ये कहाँ से आए थे? ईरान से। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ईरान के लोगों ने जो इन्होंने जो प्रवेश किया भारत में, इनको ना आर्यन कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? आर्यन। और इन्होंने जो भारत के मूल निवासी थे, द्रविड़ पीपल, उनको हरा दिया था और अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया था। इनके द्वारा ना एक सभ्यता बनी, और जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से या वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो थी ना सभ्यता, कई बार पूछा जाता है ये एक शहरी सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप लोगों को ना ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ना जो मोहनजोदारो थी ना बेटा, वो तो आपकी जो अर्बन सिविलाइजेशन थी या फिर शहरी सभ्यता थी। लेकिन अगर बात मैं वैदिक सिविलाइजेशन की करूँ, वैदिक युग की करूँ, तो यहाँ पर ना ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था ना, वो था पशुपालन, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ लोहे का जो लोहा जो धातु है ना, मोहनजोदारो की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन कही गई, ठीक है। मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से समझ गए। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, तब तक हमें लोहे की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और ना ही घोड़े का पता था, ठीक है, ना ही घोड़ा पशु था। लेकिन जब वैदिक सिविलाइजेशन आई, ईरान से ये जो लोग आए हैं, ठीक है, उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे के उपकरण बनने शुरू हो गए थे। घोड़ा जो था, घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था। और ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि ये जो ईरान से ये जो लोग आए थे ना भारत में, यही घोड़े को लेकर के आए थे भारत में पहली बार, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो आर्यन शब्द है ना, ये आर्यन शब्द बना है आर्य से। और ये जो आर्य वर्ड है ना, आर्य वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, या फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, द बेस्ट यू कैन से, ठीक है। तो उनको कहते हैं आर्यन या आर्य, ठीक है। इससे बना है ये शब्द। तो अब बात आ जाती है कि ये जो वैदिक काल था ना, ये वैदिक सभ्यता का जो वैदिक काल था, ये कहाँ से कौन से सन तक था, ये भी पता होना चाहिए। तो 1500 से लेकर 600 BC तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये काल था 1500 से लेकर के 600 BC तक ये काल था। ये याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है ये भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जब वैदिक सभ्यता ख़त्म हुई थी, उसके बाद फिर से क्या आई थी? ग्रामीण सभ्यता की ओर शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो भारत को ना, भारत जो है वो 16 जनपद में बढ़ गए थे। जनपद हम किसको कहते हैं? राज्यों को कहते हैं, स्टेट्स को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। और अगर वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ये जो नोट्स है ना, इनके अलावा भी मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देती हूँ। इनके अलावा भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, या फिर कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको याद रखने की ये ज़रूरत है कि आयरन मेटल जो था वो पहले नहीं था, लेकिन वैदिक काल तक आ गया था। दूसरी चीज़, घोड़ा जो है वो भारतीय मूल का पशु नहीं था। ये मध्य एशिया से कौन लेकर के आए थे? ईरान लोग लेकर के आए थे। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ये कच्चे घर में रहने वाले लोग थे ना, देखिए जैसे कि ग्रामीण सभ्यता थी तो ये कच्चे घरों में रहते थे, ठीक है। अगर बात मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की करूँ तो वहाँ पर पक्के ईंटों के घर बनाए हुए थे, आपको पता होगा। और अलग से मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन भी करा दूँगी, ठीक है। तो कच्चे घरों में रहने वाले ये जो लोग थे, ये जौ की, गेहूँ की, चावल की, इनकी खेती करते थे। और ये जो
ये जो आर्यंस थे ना, इनके बारे में अगर जानकारी का जो प्रमुख स्रोत देखें या फिर सोर्स देखें कि जहाँ पर हमें आर्यन लोगों के बारे में पता चलता है, तो वैदिक साहित्य है। तो उसके उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये लोग आर्यंस थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, कैसा काल था, ये सब। अगर बात करो इन सब के अलावा, तो आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि जो ये वैदिक युग था ना, इसके अंदर बेटा 2 महाकाव्य लिखे गए थे। वैदिक साहित्य के जो प्रमुख अंग जिसको हम कहते हैं, 2 महाकाव्य का निर्माण भी इसी दौरान हुआ था, इसी युग के दौरान हुआ था। और वे महाकाव्य कौन से हैं जो हमारे बिल्कुल पूजनीय हैं? कौन से? रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत वैदिक साहित्य के 2 प्रमुख अंग थे। ये भी पता होना चाहिए कि वैदिक टाइम पर ही, वैदिक एरा के समय ही ये लिखे गए हैं, या वैदिक साहित्य के ये प्रमुख अंग है, ठीक। और ये जो लोग थे ना, वैदिक सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको इतने डीप में ठीक। तो ध्यान से सुनिया कीजिए या फिर नोट्स बना लिया कीजिए। जो आप ये कहते हो ना कि यार मैम अपने नोट्स शेयर करो, अपने नोट्स शेयर करो, मैं नोट्स शेयर कर दूँगी बेटा, लेकिन ना वीडियोज़ को भी ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाती हूँ, आपके हेल्प के लिए ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी ये जो मैंने लिखे हुए इतने पहले, मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँ? आप खुद सोचिए, मेरा तो टाइम बचेगा, ना ही मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़ा दूँगी। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए डालती होगी ना कि मेरे बच्चे जो भी वीडियोस को देख रही है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उनको ये ना हो कि मैम ने आधे अधूरा ज्ञान दिया है। इस वजह से ही मैं सिर्फ आपके भले के लिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ना, ये जो वैदिक पीपल थे ना, ये ना संस्कृत बोलते थे, ठीक है। पूछा जाए कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो पता होना चाहिए ये संस्कृत बोलते थे, ठीक है। दे स्पोक संस्कृत। और नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति के पूजक थे, ठीक है। प्रकृति के पूजक थे या फिर नेचर की ये उपासना करते थे, पूजा करते थे। अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण रचना जो पाणिनि की जो संस्कृत के व्याकरण थी, ठीक है, पाणिनि के द्वारा जो रचित संस्कृत व्याकरण थी, अष्टाध्यायी, वो भी इसी समय वैदिक काल के दौरान ही लिखी गई थी। इस समय की महत्वपूर्ण रचना थी। तो आपको अगर बाई चांस ना याद आए ना कि संस्कृत बोलते थे ये लोग, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए ऑप्शन में, तो ना आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखी थी ना, वो इसी युग में लिख रखी है। तो बेटा संस्कृत के बारे में अगर लिखे हुए तो इनकी भाषा भी कौन सी थी? संस्कृत थी। तो इस तरीके से ना कुछ कोरिलेट करके अगर पढ़ोगे ना, या फिर इसको दोनों को कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही कहती हूँ, रट्टे मारने से ज़्यादा बेटर है कि आप चीज़ों को एसोशिएट करके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उससे जो आपकी मेमोरी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ, अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो 4 वेद हमारे हैं, ठीक है। 4 वेद हमारे हैं, और जो 4 वेदों में सबसे ओल्डेस्ट वेद कई बार पूछ लिया जाता है, तो सबसे जो पुराना वेद है ना, वो कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसके अंदर 1028 हाइम्स है, ठीक है। तो चारों वेदों में जो सबसे, मैंने कहा कि प्राचीनतम वेद है या फिर ओल्डेस्ट वेद है, वो कौन सा है? ऋग्वेद। ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम मगध साम्राज्य की तरफ, ठीक। तो ध्यान से समझना है ये भी कि ये जो राज्य थे ना, इनमें ये जो 16, मैंने कहा कि 16 स्टेट्स में, 16 जनपद में भारत बट गया था। तो इनमें ना जो सबसे पावरफुल जो राज्य था ना, जो सबसे पावरफुल स्टेट थी, वो था बेटा मगध। और जो सबसे बड़ा राज्य था वो था अवंतिका। अवंतिका को जो आज के नाम से अगर बात करें तो उज्जैन के नाम से जो हम जानते हैं। उज्जैन कहाँ पर है आज के टाइम में? अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो फॉल होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य अवंतिका था, ठीक। आगे देखिए, मगध जो कि जैसे हमने कहा कि शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो ये क्यों था सबसे शक्तिशाली? इसका क्या रीज़न है? तो एक चीज़ देखिए कि मगध जो था ना राज्य, इसके दोनों तरफ ना रिवर्स फ्लो करती थी, रिवर्स बहती थी। और मगध की सोइल ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। यहाँ पर अगर फर्टाइल सोइल होती तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यहाँ बहुत अच्छी होती थी। विंध्याचल रेंज जो है ना, उसके पास से होकर के ये जो गुजरती थी, ठीक है। विंध्याचल रेंज जो है इसके पास से होकर ही गुजरती थी। और यहाँ पर जहाँ फॉरेस्ट भी थे, तो यहाँ से लकड़ी, जानवर एक्सेट्रा इनको मिल जाते थे।
ठीक है। अगर बात करें हाथियों की, तो हाथियों का सबसे पहले जो युद्ध में प्रयोग किया था ना, तो वो किसने किया था? मगध राज्य ने ही किया था। ठीक है। एलिफेंट्स का जो युद्ध में प्रयोग किया था, किसने किया था? मगध राज्य ने किया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया जाता है। बिल्कुल ये बात ना बिल्कुल गांठ बांध लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना कि जो ये 16 महाजनपदों की बात हुई है ना, ठीक है, तो इनका उल्लेख कौन से बुक में है, कौन सी जगह पर है, कौन से ग्रंथ में है? बौद्ध ग्रंथ है बेटा वो, ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। ठीक। ये अंगूर मैंने ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि मैं जस्ट ट्रिक बना रही थी कुछ, तो याद रखिएगा कि बौद्ध लोगों को अंगूर पसंद है, महाजनपद में अंगूर होते, कुछ भी इस तरीके से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो क्या है बेसिकली अंगुत्तर निकाय, इसके अंदर ये जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं मगध महाजनपद जो था, मगध महाजनपद की बात करते हैं, तो मगध की जो सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन राजधानी थी वो थी बेटा गिरिब्रज, राजगृह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या थी? गिरिब्रज या फिर राजगृह के नाम से भी हम जिसको जानते हैं वो। बात आ जाती है अब इनके ना सीक्वेंस की। बहुत बार क्या करते हैं कि इनका ना ये जो डायनेस्टीज़ थी ना, ये जो वंश थे ना, इनका ना सीक्वेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया, ठीक है। कई बार तो ये क्वेश्चन ना अनगिनत बार देखा गया है, एसएससी CHSL में, CGL में, जीके सेक्शन में बहुत बार देखा जाता है कि जो आपके जो मौर्य वंश था उसके बाद कौन सा वंश आया। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो ना ये चीज़ ना आपको पता होनी चाहिए कि कौन से के बाद कौन सा आया, मतलब क्रम आपको पता होना चाहिए। और इनका ना जो संस्थापक है ना वो भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि फाउंडर कौन था इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का। तो बात करें अगर हर्यंक वंश की, ठीक है, हर्यंक वंश की अगर बात करें तो बिंबिसार जो थे ना वो इसके फाउंडर थे, ठीक है। देन आया था नागवंश, और जो नागवंश के जो फाउंडर थे वो थे शिशुनाग। फिर आया नंदवंश, नंदवंश के जो फाउंडर थे या संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। क्या थे? नंदवंश के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंद। बात आ जाती है, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि अंतिम शासक ना नंदवंश वंश के कौन थे? घनानंद। और इनको किसने हरा दिया था? चंद्रगुप्त ने अपने जो चंद्रगुप्त ने हराया था इन्होंने अपने गुरु जो थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य को आप सब जानते हो, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं, जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है, उसके नाम से भी जानते हैं। तो उनके वो जिनको बताते हैं कि उनकी जो रणनीति होती थी, उनकी जो चाणक्य नीति होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। तो उनकी हेल्प से ना उसको पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको? घनानंद को, जो कि लास्ट रूलर था किसका? नंदवंश का। और नंदवंश का फाउंडर कौन है? महापद्मनंद। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। फिर आया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आ जाता है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी या सुंग वंश, ये पुष्यमित्र, इनके जो संस्थापक हैं वो है कौन? पुष्यमित्र, ठीक है। फिर आया कण्व वंश। कण्व वंश के जो संस्थापक है वो है वासुदेव। फिर आता है सातवाहक डायनेस्टी या सातवाहक वंश, तो इसके जो फाउंडर है वो है सिमुक। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये भी। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस सुंग वंश तक ही याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे जो ये गुप्त वंश है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। साथ में ये जो सातवाहक डायनेस्टी है ना, इसका कई बार फाउंडर पूछ लिया जाता है। तो ये फाउंडर्स तो ना बेसिकली अगर आपको सबके पता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत वेल एंड गुड। सुंग डायनेस्टी का भी फाउंडर पुष्यमित्र पता होना चाहिए, मौर्य वंश का भी पता होना चाहिए। तो फाउंडर्स तो बिल्कुल याद रखिएगा, साथ में ना ये जो डायनेस्टीज़ है ना इनका क्रम भी याद रखिएगा तो और अच्छा होगा। फिर आई थी गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त, ठीक है। अब इन सब के बारे में ना जानते हैं वन बाय वन। तो इनमें ना जो इंपॉर्टेंट है ना बेसिकली जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा, वो एक तो है ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है बिंबिसार या हर्यंक डायनेस्टी, या ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके जो रूलर्स थे वो काफ़ी जो पावरफुल थे, योग्यतम थे, यू कैन से एबलिस्ट थे काफ़ी। मौर्य वंश की बात आ जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपको नाम ही काफ़ी है, वही कह सकती हूँ मैं। और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे जो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8वें नंबर पर जो श्रीगुप्त या गुप्त वंश जो लिखा हुआ है ना, तो गुप्त डायनेस्टी से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को ना हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में, ठीक।
तो सबसे पहले आ जाती है हर्यंक डायनेस्टी। तो हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर मैंने बताया अभी आपको कौन है, बिंबिसार है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि बिंबिसार ना बौद्ध रिलीजन को मानता था। किसको मानता था बेटा, पूछ लिया जाए अगर बौद्ध को मानता था या फिर जैन को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस समय में ना ये जो हर्यंक डायनेस्टी का समय है, इस समय पे ना ये जो दो धर्म थे ना, ये काफ़ी पॉपुलर थी। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर थे इस समय पर, बहुत लोकप्रिय माने जाते थे, ठीक। तो बिंबिसार की जो मृत्यु थी ना वो उसी के पुत्र ने की थी जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक। बिंबिसार भी बहुत एक अच्छा राजा था, ठीक, बहुत ही प्रतापी सम्राट था। और इनकी जो मृत्यु की थी ना, या इनकी जो हत्या, मृत्यु नहीं, इनकी जो हत्या कहोगे आप, ठीक है, मर्डर किया था अजात शत्रु ने, उन्हीं के पुत्र ने। इसी वजह से ना उसके पुत्र को, मतलब अजात शत्रु को पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पितृहंता के नाम से जानते हैं। और पितृहंता का मतलब होता है पिता का हत्यारा, ठीक है, ठीक। तो हर्यंक वंश के जो राजा फिर इनके बाद जो आए बेटा, वो बने थे उदयन, ठीक है। उदयन ये लिखा हुआ है, उदयन नाम था इनका, ठीक। तो उदयन ने क्या किया, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि अजातशत्रु की जो हत्या की थी वो किसने की थी, उदयन ने की थी, ठीक है। ये मृत्यु को काट के अगर हत्या भी लिखोगे ना आप अपने नोट्स में तब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उनकी मृत्यु किसने कर दी थी, उसके बेटे उदयन ने कर दी थी। अब इस उद्यन ने ना एक इम्पोर्टेंट काम किया था जो ना पूछ लिया जाता है बहुत बार। पूछा क्या था कि ना इन्होंने जो पहले जो राजधानी, जो राजगृह आपने पढ़ी ना आपने, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे प्राचीन राजधानी मगध की कौन सी थी, गिरिब्रज या राजगृह, बताया था ना। तो बेटा ये राजगृह से ना पाटलिपुत्र स्थानांतरित करती थी राजधानी को, जो मगध का जो साम्राज्य की राजधानी थी ना, उसको राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। और जो पाटलिपुत्र है ना, उसको आजकल हम जिस पटना के नाम से जानते हैं ना, वही है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना तो की थी, लेकिन ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, पेंसिल से भी लिखी हुई है कि उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट की थी। तो ये ज़्यादा हो जाती है इम्पोर्टेंट बात। दूसरा था नागवंश। नागवंश में इतना ना पढ़ने लायक कुछ नहीं है, बस फाउंडर का पता होना चाहिए, कौन थे, शिशुनाग। कौन थे, शिशुनाग। तीसरे आ जाती है बात नंद डायनेस्टी की। नंद डायनेस्टी में भी थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। पहली बात कि इनके जो फाउंडर है वो मैंने बात पहले ही बता चुकी हूँ, कौन है, महापद्मनंद। तो नंद वंश के समय ना मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर, अलेक्जेंडर के नाम से जिसको आप जानते हो, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक। तो नंद वंश के समय मैसेडोनिया के जो सरदार थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, अटैक किया था। किसके समय में, पूछ सकते हैं, कौन सी डायनेस्टी थी, पूछ सकते हैं, नंद वंश के समय में अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था। और सिकंदर ने ना राजा पोरस के साथ, ठीक है, पोरो के राजा थे राजा पोरस, इनके साथ ना झेलम नदी के किनारे युद्ध किया था, जिसको हाइट्सपिन का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी बात पता होनी चाहिए। और जो सिकंदर की मृत्यु है ना, सिकंदर जो था ना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर था, बहुत सपने देखता था, मतलब वो चाहता था कि मैं पूरे दुनिया के ऊपर अपना राज करूं, पूरे दुनिया में मेरा वर्चस्व हो, सब लोग मुझे जाने, इतना मतलब ड्रीम्स जिसके हाई थे। लेकिन उनके जो सपने पूरे नहीं हो सके, क्योंकि इनकी जो मृत्यु थी ना वो बीमार पड़ने पर इनकी काफ़ी पहले मृत्यु हो गई, ठीक है, बहुत कम आयु में ही, फीवर से हो गई थी, बेबीलोन में हो गई थी इनकी मृत्यु। अगर जगह पूछी जाए तब भी आपको पता होना चाहिए, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी, फीवर की वजह से हुई थी, ठीक है। और अंतिम शासक की अगर बात करें, फर्स्ट है महापद्मनंद। और नंद डायनेस्टी के अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो है घनानंद। बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका फर्स्ट भी पता होना चाहिए और इसका लास्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि घनानंद के साथ, घनानंद को हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो घनानंद के को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर पराजित कर दिया था। फिर किसकी स्थापना हुई थी, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और जो फर्स्ट थे किसने की थी,
चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट फाउंडर थे। चंद्रगुप्त मौर्य इनके गुरु थे। चाणक्य, अगर चाणक्य का रियल नेम की बात करें तो विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये इनके रियल नेम थे। अगर कोई पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या है चाणक्य का, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये उनके वास्तविक नाम थे। इन नामों से भी वो जाने जाते थे। तो ये चीज़ कौटिल्य तो फिर भी पता होगा, लेकिन विष्णुगुप्त बहुत कम लोगों को पता होगा, तो ये भी पता होना चाहिए। कौटिल्य ने क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी हुई है, आपको भी पता होगा ये बात, और इसमें इन्होंने ना पॉलिटिक्स से संबंधों के बारे में ज़्यादातर उल्लेख किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो मौर्य डायनेस्टी की जो प्रचलित मुद्रा थी ना बेटा, वो थी कौन सी? पर्ण। कौन सी थी? पर्ण मुद्रा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर मतलब एलेक्जेंडर के जो सेनापति थे ना, सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, पता होना चाहिए बिल्कुल। सेल्यूकस निकेटर ने किसके समय पर अटैक किया था पूछना जाता है, तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था ना, उसका नाम था मेगिस्थनीज। ये वही मेगिस्थनीज है जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, जो मैंने आज मॉर्निंग में ही वीडियो डाली है ना, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स, जो लगभग हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन जिनमें से देखने को मिल जाता है। तो ये बुक बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इंडिका बुक किसने लिखी? तो ये मेगिस्थनीज ने लिखी थी। ठीक, तो मौर्य ने यूनानियों, जो ये ग्रीक है उनको हिंदी में यूनानी कहते हैं। ठीक है, मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। और जो सेल्यूकस निकेटर थी, उनकी बेटी कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी और भारत के 8 महाजनपद पर कब्जा जमा लिया था। ठीक है, ये एक बहुत ही योग्य सम्राट सिद्ध हुए थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में ना जैन धर्म को स्वीकार लिया था। कौन से धर्म को पूछ लिया जाता है? जब मैंने आपको कहा था कि जो बिंबिसार थे, मैंने आपको कहा था कि जो बिंबिसार थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे भी, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार कौन? हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे। ठीक है, और अगर बात करूँ यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की, ये भी इम्पोर्टेंट है और बिंबिसार भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपने जीवन के अंतिम समय में इनको स्वीकार लिया था, जैन धर्म को अपनाया था, और इनकी जो मृत्यु थी ना, वो हुई थी बेटा श्रावण, ये श्रवण लिखा हुआ है, श्रावण बेलगोला में उपवास के दौरान। ये उपवास किया जाता है अपने आप को भूखा रख करके। ठीक है, तो उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, मैंने अभी बताया आपको कि श्रावण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। तो कई बार ना ये पूछ लिया जाता है कि इनसे ना दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, तो बताना चाहूँगी कि इन्होंने ना भद्रबाहु थे, ठीक है, उनसे दीक्षा ली थी। और उसके बाद ना इनके जो बेटे थे बिंदुसार, वो सत्ता में आए थे, वो इनके उत्तराधिकारी बने थे। ठीक, तो इन जो फॉलोवर थे जैन रिलीजन के, बिंदुसार क्या थे? जैन धर्म के ही फॉलोवर थे ये भी। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र अशोका द ग्रेट, सुनते हो ना नाम, अशोका को भेजा था विद्रोह को शांत करने के लिए, और उसमें वो सफल भी हुए। ठीक है, उन्होंने विद्रोह को शांत किया और लोगों के मन में भी अपनी जगह बनाई, उनका भी प्यार और विश्वास जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ था? बिंदुसार ने लगभग 10 महाजनपद पर अपना राज कर लिया था। मतलब कि ये भी काफ़ी अच्छे सम्राट थे, काफ़ी योग्यतम सम्राट थे। और इन्होंने ना अंगा एक जो जगह थी उसको एनेक्स कर लिया था, उसको अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। बेसिकली मेन ये चीज़ है। और इनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात की उपाधि इनको दी गई थी। किनको? बिंदुसार को। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। क्या मतलब होता है? शत्रुओं का विनाशक कहा जाता था बिंदुसार को, अमित्रघात। उसके बाद आए थे अशोक, जो सबसे योग्यतम पुत्र। बात आ जाती है अशोक की, अशोका द ग्रेट, मोस्ट पावरफुल। ऑलमोस्ट इन्होंने सभी महाजनपद पर राज किया। ठीक है, इनके जो शासनकाल में जो शिलालेखों का प्रचलन, ठीक है, बढ़ा था। और शिलालेखों पर जो बेसिकली
जो लिपि थी, कौन सी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो शिलालेख थे ना, उनके ऊपर कौन सी जो लिपि थी उसका प्रयोग हुआ था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेंथलेर ने की थी, और 1837 में सबसे पहले इनको रीड करने वाले थे जेम्स प्रिसेप्ट। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। स्टार्टिंग में अशोक जैन धर्म के फॉलोअर थे, लेकिन इनके ना जीवन में एक ट्रेजेडी की तरह हुआ कलिंग वॉर, जिसमें ना बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। और उसके बाद ना अशोका ने शस्त्र त्याग दिए थे, और अशोका ने क्या किया था, गौतम बुद्ध के शिष्य थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा था उन्होंने जो दीक्षा ली थी ना, वो ली थी भद्रबाहु से। ठीक है, किससे ली थी? भद्रबाहु से। और अगर बात करूँ अशोका की, तो इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी बेटा? उपगुप्त से, जो कि गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर बात करूँ ना मौर्य काल की, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी स्रोत से हमें पता चलता है कि मौर्य काल था, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पता चलती है। जो एक तो पहली बात तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, उससे हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है मेगास्थनीज की रचना से, जो इंडिका है ना, उससे पता चलता है। ठीक है, अबाउट जो मौर्य एम्पायर था, ठीक, उसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ ना एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो बौद्ध धर्म इन्होंने फॉलो किया, किसने? अशोका ने। ठीक है, पहले ही तो ये इन्होंने भी जैन धर्म की तरफ रुचि दिखाई थी, लेकिन बाद में जब इनसे कलिंग वॉर में काफ़ी मारकाट हुई, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्यागे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना अशोक ने अपने पुत्र, उनके पुत्र थे महेंद्र, और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। याद रखिएगा, उनके पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री थी संघमित्रा। इनको ना श्रीलंका भेजा था। किस चीज़ के लिए श्रीलंका भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और लुम्बी वन जो आपने सुना होगा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म स्थान था जो लुम्बी वन, ठीक, वहाँ पर उन्होंने रुमनेनदई का स्तंभ अशोका ने बनवाया था। ये जो रुमनेनदई का जो स्तंभ है ना, वो किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें एक शेर की जो आकृति है, ठीक है, जो शेर की आकृति के रूप में अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, वो भी इन्हीं की देन है। और दूसरी चीज़, जो बैल है ना, बैल की आकृति वाला स्तंभ है, वो रामपुरवा में है। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि इसका जो लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, वो था बेटा, ये जो रेड में लिखा हुआ है, बृहद्रथ। ठीक, तो ये था। अब अशोका को देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? देवनाम प्रिया के नाम से। ठीक है, फिर आपको जानने की ज़रूरत है गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। ठीक, तो श्रीगुप्त इनके फाउंडर थे। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीत लिया था। और फिर चंद्रगुप्त वन जो थे ना, वो बने थे अगले शासक। उसके बाद ना बीच में घटोत्कच भी बने थे, लेकिन उनका ना इतना कुछ योगदान नहीं रहा। और जो बेसिकली जो फिर फेमस हुए वो थे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू के बारे में भी। तो इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, वन बाय वन बात करते हुए चलेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं चंद्रगुप्त वन, जिनको हम लिच्छवी दोहित्र के नाम से, लिच्छवी राजकुमारी देवी से उन्होंने शादी की थी। लिच्छवी दोहित्र कह रही, सॉरी। चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था, और नेक्स्ट रूलर बने थे समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट रूलर बने थे समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त थे ना, ये काफ़ी जो मतलब संगीत प्रेमी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे वो काफ़ी म्यूज़िक लवर थे, और अपने सिक्कों पर बहुत सारे सिक्के चले, लेकिन उनमें ना एक सिक्के इस टाइप के चले जहाँ पर ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए। ठीक है, और वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की गई।
मूर्ति भी थी, एक सिक्के ये थे। दूसरी बात अगर करूँ तो इनके सिक्कों में ना उन्हें वीणा बजाते हुए देखा गया था। बेसिकली इसको हटा करके आप ना ये इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, ठीक है, कि उनके जो सिक्के थे ना उसमें उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, क्योंकि एक संगीत प्रेमी थे और इससे पता चलता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इनको ना जो ये तो आप ना एक चीज़ हो और आपको जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि देखिए ये काफ़ी कुशल योद्धा तो थे ही, संगीत प्रेमी भी थे, बहुत सारी कलाओं में इनकी रुचि थी, ये चीज़ तो थी ही, आर्टिस्टिक सेंस तो थी। साथ ही ना जो ये काफ़ी योग्य भी थे और इनको ना इतिहासकार थे एक स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी, ठीक है। भारत के नेपोलियन का उपनाम इनको दिया गया था किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा, ठीक। दूसरी चीज़ जब आ जाती है कि इनके जो दरबारी जो कवि इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इनके एक दरबारी कवि थे जिन्होंने इनको उपाधि दी थी, इनको बताया था कि ये 100 युद्धों के विजेता है, ठीक है। 100 युद्धों का विजेता इनको कहा गया है इनके दरबारी कवि के द्वारा, ठीक। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इनके जो आर्टिस्टिक सेंस है, इनका जो म्यूज़िक लव है वो इनके सिक्कों के द्वारा भी शो होता है, जिसमें ये खुद वीणा बजाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आप काट दीजिएगा कि देवी की मूर्ति अंकित थी एंड ऑल, ठीक है। बहुत सारी मुद्राएं चली थी और वीणा बजाते हुए वो खुद थे, लेकिन ठीक। नेक्स्ट रूलर जो आए वो थे बेटा चंद्रगुप्त टू, ठीक। समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने थे वो थे चंद्रगुप्त टू, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका भी बहुत ही योगदान रहा, बहुत ही ऊंचाइयों तक ये लेकर के गए, ठीक। सभी कलाओं का इनको भी बहुत मतलब कला का प्रेमी जिसको कह सकते हो वो चीज़ थी इनके अंदर भी, ठीक। और इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ये भी पता होना चाहिए। कालिदास जो थे वो इन्हीं के दरबार में थे, ठीक। कालिदास जिसको हम भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक, वो भी इनके दरबार में थे। फिर जो चीनी यात्री थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, फाहियान नाम सुना होगा, चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो फाहियान, वो भी इन्हीं के समय में आए थे। किन के समय में आए थे? चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे। पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान विजिटेड इन द पीरियड ऑफ, या किसके दौरान आए थे, कौन उस टाइम पर रूल कर रहा था? तो बेटा ये आए थे चंद्रगुप्त टू के समय पर या फिर विक्रमादित्य के समय पर। आगे अगर बात करें तो गुप्त काल में ना जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर बात करूँ विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये भी बहुत प्रमुख रचना थी। दूसरी चीज़ शूद्रक की मृच्छकटिकम, कालिदास की रचनाएं, जो कालिदास हैं इनकी जो मेन रचनाएं हैं, कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये सब किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगर बात करें वराहमिहिर की, तो वराहमिहिर ने जो पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम, ये जो पुस्तकें लिखी है ये भी बहुत ही प्रचलित प्रमुख रचनाएं थी गुप्त काल की। वराहमिहिर के द्वारा लिखी हुई पंच सिद्धांतिका, ठीक है, पंच सिद्धांतिका 5 प्रिंसिपल्स, और आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई आर्यभट्टियम, ठीक। तो ये भी प्रमुख रचनाएं थी। इसके साथ ही अगर बात बताऊं तो दिल्ली के जो निकट मेहरौली, ठीक है, जो आप कुतुब मीनार में अगर आपने देखा होगा तो एक आयरन पिलर मिलेगा आपको, तो वो जो लोहे की जो बढ़िया किस्म के लिए जिसको जाना जाता है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन जहाँ आप कहते हो, ठीक। अगर आप कुतुब मीनार गए होगे तो आपने देखा होगा, वो अब भी है। तो वो भी ना चंद्रगुप्त टू ने ही बनवाया था। और ये चीज़ भी क्वेश्चन आ चुका है DSSP में एक एग्ज़ाम में, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब विद्वान इन्हीं के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। बेसिकली एस्ट्रोनॉमर इनको ज़्यादा जाना जाता है, सूर्य सिद्धांत की रचना की, और पंच सिद्धांति का पुस्तक इन्हीं की है। और सॉरी आर्यभट्टा की, अच्छा आर्यभट्टा की बात करें तो ये एक मैथमेटिशियन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। वराहमिहिर की बात करें तो ये खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर
कालिदास की अगर बात करें तो मेघदूत, कुमार संभव, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। चंद्रगुप्त टू का जो शासनकाल था ना, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। पूछना चाहता है कि कौन सा काल था जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे क्या कारण है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ना जो जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं ना, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें ना अभूतपूर्व मतलब बहुत अच्छी जो उन्नति हुई थी ना, प्रोग्रेस हुई थी, वो गुप्त काल के समय में ही देखी गई थी। इसी वजह से ना इसको गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यही रीज़न है सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं हम, तो बेसिकली गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है। ये चंद्रगुप्त टू का समय मतलब ये बहुत ही प्रख्यात था। बेसिकली हम गुप्त काल को ही, पूरे गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। कुमार गुप्त जो थे फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उनके फिर नेक्स्ट रूलर आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वो थे जिन्होंने जो होन्स थे उनको इन्वेड करने से, भारत में आक्रमण करने से जिनको रोका था, ठीक है। लास्ट रूलर इसकी अगर बात करें तो वो थे, मतलब गुप्त काल के अगर लास्ट रूलर की बात करें, लास्ट शासक की बात करें तो वो थे भानुगुप्त, ठीक है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो ये हुनों का जो गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त ने इनको रोका था, ठीक। तो ये था गुप्त काल जो आपको जानना ज़रूरी था। ये हमने की किसकी, वैदिक सिविलाइजेशन की बात, एंड जो महाजनपद है उनके मगध साम्राज्य के बारे में बात। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक दो बार मुझे पोज करना पड़ा क्योंकि रूम में कोई एंटर कर रहा था, तो मैं, कोई अगर फैमिली मेम्बर एंटर करता है मैं पोज कर देती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहते हो मैं कोई और टॉपिक कराऊँ तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका टॉपिक ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।